एक कौन सा लेक्चर रहेगा? 8। आज मैं प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ ग्रुप में, मिल गया सबको? ओके। लेक्चर 8 फर्स्ट केस मैंने क्या लिया था स्टूडेंट? मैं सेकेंड ऑर्डर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? हम लोग का चल रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्री? ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए, कुछ एजम्पशन के साथ मैं इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जो आपके सिलेबस में यही एक्चुअली रहेगा भी, मतलब जो फार्मूला बनेगा। पहला एजम्पशन मैं इसमें ले रहा हूँ खुद से कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, राइट? या ऐसा भी हो सकता है बी के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर और ए के रेस्पेक्ट में 3/2। बट मैं अपने इस एग्जाम्पल में डेरिवेशन में दोनों के रेस्पेक्ट में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो लिखिए फर्स्ट इसमें पॉइंट बनाइए। बी सपोज दैट order of reaction with respect to each reactant is 1. We suppose that order of reaction with respect to each reactant is 1. Agree? और इसमें सेकेंड, we also suppose that initial concentration of each reactants are same. इसका मतलब t = 0 पे B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A का डिफरेंट या सेम ले रहे हैं। तो t = 0 पे अगर इसका A है तो B का भी कितना मानेंगे? A। और t = t पे स्टूडेंट अगर यहाँ से A से x जाएगा तो दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से भी कितना जाएगा? x। तो मैंने जो एग्जाम्पल सेट किया उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो मैं लेकर काम कर रहा हूँ, क्या a और b का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे डिफरेंट है? मेरे एग्जाम्पल में मैंने जो 2 पॉइंट लिया उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं है। अगर इन दोनों का कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट रहता तो ऑब्वियसली डिफरेंट होता, बट मैंने जानबूझ के इसका भी कोफिशिएंट 1 बनाया, इसका भी कोफिशिएंट कितना बनाया? 1 बनाया। मतलब एक पार्टिकुलर स्पेशल केस में डील कर रहा हूँ। तो एट एनी टाइम t कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू व्हाट? B। इसका भी A - x रहेगा, इसका भी A - x रहेगा। चलिए स्टूडेंट, अब डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है? R = -d/dt। तो क्या सिर्फ -d/dt लिखा है या -dB/dt भी लिख सकते हैं? एग्री? एक ही बात है ना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? तो सर आपने जो माना उसके अकॉर्डिंग तो यही रहेगा। देखिए तो सही है, A के पावर 1 और B के पावर 1। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वल टू व्हाट? सेकेंड। तो उसके लिए -dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू K देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्यों? एट ईच एंड एवरी मोमेंट ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दैट्स भाई ऐसा लिख सकते हैं। और जैसे ही ये लिख दिए तो आपको नहीं था कि केस 1 बन गया, केस फर्स्ट। देखिए यही तो केस फर्स्ट था, राइट? इसका मतलब माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर, या आप में से बोलिएगा नहीं सर माइनस डी बी बाई डी टी लगेगा, मेरा मैं बोलूँगा एग्री, क्या रहेगा? के बी स्क्वायर लिख देंगे। इसका तो इस एजम्पशन के साथ जो मैं जितना मैंने 2 पॉइंट लिखा उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से अगर मोर देन वन रिएक्टेंट भी है, मोर देन वन रिएक्टेंट है मतलब 2 रिएक्टेंट है और दोनों के एस्पेक्ट में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम मान लें 1 1 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में सेम रख लें तो एक्चुअली केस फर्स्ट के जैसा रिजल्ट दे देता है। किसके जैसा? केस फर्स्ट। यहाँ तक आ जाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझे मैंने क्या बोला? तो दिस बाई दिस इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सी नॉट से सी और 0 से टी। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग के पास था। क्या था बताइए तो? डायरेक्ट यहाँ से लिख दें 1 बाई सी इक्वल टू वाट? माइनस नहीं था, प्लस था ना? माइनस के टी था 0 ऑर्डर का, सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ठीक है? तो क्या इसका हाफ लाइफ या ये सी किसका कॉन्सेंट्रेशन? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, सी द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। It is not the total concentration, it is the concentration of A और B। A एंड B नहीं, मिलाकर नहीं, ये किसी भी। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, और वही तो कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा? B का भी रहेगा। एग्री? तो लिख लीजिए C द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B, एनी वन। तो इसमें अब मैं आगे कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो बात ग्राफ वाला सब हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि केस फर्स्ट बन गया। नीचे लिख लीजिए दिस इज जस्ट लाइक केस फर्स्ट। हो गया? अब लिखिए इसे एक पॉइंट पढ़ाएंगे। इन दिस केस we suppose that order of reaction with respect to each reactant, in this case we suppose that order of reaction with respect to each reactant
इज 1 and initial concentration of A and B are different, and initial concentration of A and B are different. तो जैसे ही ये बात आपने बता दिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का डिफरेंट है, तो क्या बी और ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे इक्वल होगा? क्योंकि एट एनी टाइम टी यहाँ से एक्स जाएगा तो इससे भी एक्स जाएगा, तो ये रहेगा ए माइनस एक्स, ये क्या रहेगा बी माइनस एक्स. एग्री? तब यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लाओ तो अभी भी आप यही लिखिएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू व्हाट माइनस डी बी बाई डी टी. और रेट लॉ एक्सप्रेशन सर के ए के पावर 1 बी के पावर 1, और फर्स्ट और सेकेंड को अगर इक्वल करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल करने से क्या लिखिएगा स्टूडेंट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के. एग्री? या आप में से कुछ बोलेगा नहीं सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू के ए इंटू व्हाट बी. यहां तक हो गया? अब चलिए, तो आगे बढ़ने के लिए करना तो ये पड़ता है. अभी तक तो हम लोग ऐसा ही काम करते थे. अभी तक ऐसा ही काम करके आए हैं ना. बट एक काम अब आपसे ए इंटीग्रेशन हो पाएगा. पढ़िए, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल ए भी और बी भी है. ए भी है, और तो क्या ए को और ए और बी को रखते हुए आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे? अभी तक कर पा रहे थे क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे वही वेरिएबल था. बट यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अलावा भी एक और वेरिएबल दैट इज बी, और यहाँ पे ए और बी का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये आपके रेंज से बाहर चला जाएगा. इसलिए ये इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो पाएगा. पहला बात आप समझे नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर फिर काम कैसे? इससे पहले जितना भी मैंने लिया जीरो ऑर्डर यही काम करते थे, फर्स्ट ऑर्डर यही काम करते थे, राइट? क्योंकि अभी तक जितना भी मिलता था उसमें जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो वही वेरिएबल नजर आता रहता था, तो हम लोग लिमिट ले सकते हैं उसका, राइट? यही करते थे ना सी नॉट से सी. बट इस यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वही सिर्फ वेरिएबल के नाम पे है, बी भी है, उसके अलावा भी कोई और है. और इन दोनों में कोई रिलेशन भी नहीं है. कोई रिलेशन रहता, जैसे इससे पहले वाला केस में रिलेशन था ए इक्वल टू बी, तो हम लोग बी को एक में कन्वर्ट करके एक ही वेरिएबल निकालते हैं और इंटीग्रेशन कर पाते हैं. यहाँ पे अभी इस फॉर्मेट में रखकर आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगा. तब हम लोग क्या करेंगे? तो पीछे फिर आएंगे. ये थर्ड केस था, थोड़ा सा नाम क्या देते थे कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑर्डर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से ही स्टार्ट हो गया. ओके चलिए, ए इक्वल टू क्या है ए माइनस एक्स. एग्री? और बी इक्वल टू क्या है बी माइनस एक्स. माइनस डी ए बाई डी टी बताइए तो इसको दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिलेगा? विथ नेगेटिव साइन. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ नेगेटिव साइन, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, और माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे माइनस माइनस बिकम्स प्लस. थोड़ा बहुत आप लोग बोला कीजिए भाई. माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और क्या लिखेंगे? क्या डायरेक्ट डी एक्स बाई डी टी लिखें? राइट? किसी को तब प्रॉब्लम कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंस क्या हो गया? जीरो. इसी तरीके से माइनस डी बी बाई डी टी
इक्वल टू क्या लिखें बताइए तो। वेरी गुड, डी एक्स बाई डी टी। और क्या इसको ऐसे देख सकते हैं? हाँ या ना? डिफरेंशियल रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन दोनों को मिला देंगे तो के इंटू ए इंटू बी। ए के बदले क्या पुट कर दिए? ए माइनस एक्स। और बी के बदले क्या पुट कर दिए? और ए वैल्यू इन दोनों के बदले क्या डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं? ए माइनस एक्स इंटू वाट? बी माइनस एक्स। यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ कि सर इस तरफ अब वेरिएबल के नाम पे सिर्फ एक ही रहा, एक्स। वेरिएबल क्या रहा? एक्स। ऐसा काम दूसरी जगह नहीं किए हैं, सिर्फ पहला बार यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं, राइट? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ के बाद डायरेक्ट मेडिकल वाले बच्चे रिजल्ट लिखेंगे। आप लोग को इंटीग्रेशन करने का तकलीफ नहीं उठाना है, बट अब तो इंटीग्रेशन आप कर पाओगे। यहाँ देखिए, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? इतना तो बोलिए, मतलब करना नहीं है, बोलना तो है। एक्स। अब वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल भी एक्स है, तो लिमिट किसका लेंगे? तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इस मोमेंट का एंजॉय करते हैं नहीं? जो आंसर केशव सेन दिया उसका एंजॉय करेंगे पहले 1 मिनट। ए इंटीग्रेशन का लिमिट क्या ले रहे थे? मतलब बोलना है, समझ के बोलना है, राइट? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको डाउन नहीं दे रहा हूँ, मतलब दोबारा गलती नहीं हो। तो एक्स से कहते, एक्स क्या है? पढ़िए मेरे साथ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो टी इक्वल 0 पे कितना प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ था? 0 ना? 0 से कहाँ तक? यस, एक्स। नहीं पता है तो एट एनी टाइम टी क्या रहेगा? एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी। और यहाँ पे 0 से, अब यहाँ पे जिनका नाम लिए हैं वो काम करेंगे। पहला काम करेंगे सुरैया, और फिर केशव सेन, और फिर साजिद। ऑल आर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। एक मिनट, मैथ के सर इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहे होंगे तो इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय, इसका इंटीग्रेशन करके 2 मिनट बताइए, और नहीं होगा तो मैं हाफ मिनट में मैं कर दूंगा। और आप लोग क्या करना है? डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। नाम सुने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? ये लोग बोलते हैं कि सर मैथ का जेईई में क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरा 10 साल हो गया, 15 साल छोड़े हुए, आज भी जेईई का पेपर अगर देखेंगे तो 10 क्वेश्चन तो पक्का बना देंगे, क्योंकि आउट ऑफ 25 10 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जो कि बनेगा ही बनेगा। तो सही बात है, डर कर छूट जाता है क्वेश्चन, मन में एक डर बैठ जाता है कि नहीं बनेगा। इतना सारा क्वेश्चन अचानक से देख लेते हैं, उसमें से आपको देखना है ना। बायो वाले भी स्टूडेंट, बायो जो मैम लोग PDF भेजते हैं ना, उसका एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़िए। बोलिए 1 बाई ए माइनस बी लॉग या ln? log base b a minus x by b minus x।
ए माइनस एक्स बाई बी माइनस और कुछ रहेगा। नहीं ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी और b बाई ए भी रहेगा, यहाँ पे रहना चाहिए। b बाई ए, देखिए देखिए अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा नहीं, ठीक है। ये जनरल क्लास रहता है तो मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, बट आप इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं तो उसके बाद घर पे ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मेडिकल के बच्चे इसको, इसीलिए मैं बोला था कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑर्डर है, एकदम रट जाना है। रटने का तरीका, यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे पहले a है तो यहाँ पे पहले a रहेगा, a माइनस एक्स और उसके बाद यहाँ पे b, जस्ट उल्टा हो गया। ये आपके, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इंटीग्रेशन आपका पार्ट नहीं था, बट ये फार्मूला आपका सिलेबस का पार्ट है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा if a greater than b, if a greater than b का मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है। कौन सा अमाउंट में? विथ रेस्पेक्ट टू अदर, राइट। तो उस केस में a माइनस बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या a लिख सकते हैं? a माइनस बी ऑलमोस्ट इक्वल टू a। यहाँ तक ये बात हो गया। दूसरा बात, a ग्रेटर देन b, अच्छा इस केस के लिए x का वैल्यू जो यहाँ पे a माइनस एक्स करते हैं ना, इस रिएक्शन में, रिएक्शन तो अभी भी तो ये हो रहा है ना, a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इनिशियल a लिए हैं, b लिए हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू डैम श्योर a और b दोनों से बड़ा रहेगा। x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू a से तो छोटा रहेगा ही, बट b से, सर b से भी तो छोटा रहना पड़ेगा। b में से माइनस कर रहे हैं, x में से b को माइनस नहीं कर रहे हैं, राइट। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? रिएक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग होना है। फिर तो इसके अकॉर्डिंग होना है, तो x का वैल्यू क्या b से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? तो आपको नहीं लगता कि सर a ग्रेटर देन b के लिए a माइनस बी इक्वल टू a लिख दिए, तो डैम श्योर a माइनस एक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू a लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर a माइनस बी इक्वल टू a लिख रहे हैं, तो a माइनस इक्वल टू इसके रेस्पेक्ट में डबल कॉन्फिडेंस से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो तो b से भी छोटा है, यहाँ पे जो x है वो b से भी छोटा है। एग्री है या नहीं है? चलिए, तो ये स्पेशल केस ले रहा हूँ, तो उस केस के कारण यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइए। ये फार्मूला रट जाना है, शॉर्ट नोट से रहना चाहिए। ये मैं उस कंडीशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, तो क्या KT इक्वल टू 2.303 और a माइनस बी इक्वल टू ऑलमोस्ट a लिख सकते हैं?
log b बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा ए, अब b माइनस एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स बी ही लिखेंगे और ए कैंसिल हो गया। एग्री? अरे तो कांस्टेंट है ना, k इंटू ए इंटू टी 2 पॉइंट, देखिए अभी जादू हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन किसका याद दिलाता है? वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर का। नहीं तो यहाँ से क्या समझे, इस टाइप का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, किस टाइप का? वैसा सेकेंड ऑर्डर जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट हो और वन ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन। देखिए दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन, तभी इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट हो गया। तो 3/2 और हाफ रहता तो थोड़ा सोचिए अपने आप पे कि थोड़ा नहीं रहता डिफिकल्ट हो जाता। एनीवे, तो एक्चुअल में यहाँ से मैंने इस थर्ड केस के लिए ये ऑब्जर्व किया कि अगर वैसा सेकेंड ऑर्डर जिसमें दो रिएक्टेंट हो और दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है और वन ऑफ द रिएक्टेंट का अमाउंट दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, राइट, तब वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर ना होकर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है सेकेंड ऑर्डर, बट रिजल्ट किसका देता है? फर्स्ट ऑर्डर का। बट किस ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाएगा, बिना पेन उठाए हुए इसका आंसर होता है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, किस कौन यहाँ पे बचा हुआ है? बी का अमाउंट बचा हुआ है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में? जो एक्सेस था उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, या जो कम था उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर? जो लिमिटेड अमाउंट में था उसके रेस्पेक्ट में वो कैसा बन जाता है, और जो एक्सेस था उसके रेस्पेक्ट में वो तो यहाँ पे है नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर बन जाता है। उसके रेस्पेक्ट क्या बनेगा? जीरो ऑर्डर। एग्री? ये बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है, ऑलरेडी जेई पूछा हुआ जेई में, इसलिए डायरेक्ट नीट में आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा। एनीवे, लेकिन जो स्यूडो, इसी को बोलते हैं वैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट देता है इस कंडीशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? है सेकेंड ऑर्डर बट रिजल्ट किसका दे रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का। तो उस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? वही सेकेंड ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट रहेगा या के इंटू ए था, इसका रेट कांस्टेंट के डैश बन गया। इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या बन गया? के डैश, और के डैश इक्वल टू व्हाट? के क्या है? पूरा बात बोलिए भाई, आधा बोलने की कोशिश करते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ, और ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। पूरा बात बोलेंगे ना। के डैश क्या था? के डैश था सर रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, और वो क्या था? के क्या है? सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। एग्री? यहां तक आइए। लिखे तो टू स्टार तक लिखेगा। when one of the reactant is present in excess amount, when one of the reactant is present in excess amount, then second order reaction gives first order result, such first order reaction
are known as pseudo first order reaction. Such first order reaction are known as pseudo first order reaction. एक और पॉइंट लिखिए. In this case, the reactant which are present in excess amount, in this case the reactant which are present in excess amount, then with respect to that reactant, it is zero order. क्या लिखे फिर से बोले तो? It is zero order, and the reactant which are present in limited amount, then with respect to that reactant, it is first order. थर्ड पॉइंट और लिखना चाहिए, नहीं बोले क्या? रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. क्या खुद से लिख लीजिएगा स्टूडेंट? रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू व्हाट? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा. के इंटू ए, जहाँ पे के क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, और ये क्या है? प्लीज लिख लीजिए. देखिए स्टूडेंट, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. यहाँ देखिएगा. मान लीजिए कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैंने एक रिएक्शन लिया, इस रिएक्शन में यही मेरा, दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन. क्या मैंने बोल दिया? एलिमेंट्री स्टेप नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन. इसका मतलब ये वन स्टेप में ही कवर होने वाला है. तो जब वन स्टेप में कवर होने वाला है तो इसका कोफिशिएंट, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना हुआ रहेगा. और तब मेंशन कर दिए A greater than B, then what? तब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B क्या रहेगा? 1. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A क्या रहेगा? 0. समझ गए? एग्री? बोलिए क्या है? एस्टर. और ये तो आगे पढ़ाएंगे रिएक्शन आपको. एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन वी टेक लॉट ऑफ वाटर. व्हेन वी टेक एस्टर, देन उसके साथ अगर हाइड्रोलिसिस करना है तो, अच्छा एस्टर को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? बोलिए एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल. तो और ये तो कैटलिस्ट है ना, कैटलिटिक क्वांट ऑफ H प्लस. तो एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एज वाटर. बोलिए मेरे साथ. यही जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट. दिस द ऑब्जेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट बोल दिए तो ये तो एक्सेस अमाउंट हो गया. ये क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट. और इसका एलिमेंट्री स्टेप में जो इसका आरडीएस है, देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ. आप ये रिएक्शन जानते हो एक्चुअली. ये SN-TH को फॉलो करता है. कौन सा TH? एक प्लस यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा. फिर हम लोग एक कहानी बोलेंगे, एक ही कार्बन पे 2 H 3 ऑक्सीजन नहीं होता है, ये आउट हो जाएगा. राइट? तो इसका आरडीएस में वाटर और एस्टर दोनों रहता है. तब उसके अकॉर्डिंग तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ऑर्डर ऑफ 2 होना चाहिए था. बट ये सॉल्वेंट है. क्या है?
सॉल्वेंट। इसको होना चाहिए था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 पूरे रिएक्शन का, बट रहेगा क्या 1 रहेगा। कितना रहेगा 1। तब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखिएगा K इंटू एस्टर के पावर 1, राइट, बट वाटर के पावर कितना 0 लिखेंगे। और ऐसे भी यहाँ देखिए, ऐसे भी प्योर सॉल्वेंट का, सॉरी प्योर लिक्विड का, किसका प्योर लिक्विड का एक एक्टिविटी तो 1 ही लेते हैं ना, तो 1 लेते हैं, इसका पावर कुछ भी रहेगा, इसको फर्क देगा क्या, नहीं भी जानते तब भी तो ये बोल सकते थे कि वाटर यहाँ पे क्या है प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का एक्टिविटी कितना होता है 1 लेते हैं। तो यार ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिख लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, किसके रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर, एस्टर के रेस्पेक्ट में, रट्टा मार लीजिएगा स्टूडेंट, एस्टर के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और वाटर के रेस्पेक्ट में यहाँ देखिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। डे टू डे लाइफ में तो हम लोग क्या खा रहे हैं, बोलिएगा आप सर कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में भाई सुक्रोज ही है, राइट, वो टूट कर क्या देता है नॉट ग्लूकोज, बायो का स्टूडेंट होकर नहीं बोलना है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। कौन सा एल ग्लूकोज मिल अगर दे देगा तो ऊपर चले जाइएगा, वो पॉइजन होता है। एल ग्लूकोज क्या होता है पॉइजन। इधर नेचर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो विथ कैपिटल डी कॉन्फिगरेशन एग्जिस्ट करता है। कौन सा कैपिटल डी। अब और भी करेक्ट कर दे रहा हूँ, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। बायो थोड़ा सही कीजिए आप लोग अपना, नहीं है अभी रीना एकदम पूरा मोर्चा संभाल ली, नहीं सर है हम लोग नहीं पढ़े हैं। हाँ केमिस्ट्री में हम लोग इसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का ही, केमिस्ट्री का बायो मोलिकुल्स में आएगा। चलिए ये सर इस पॉइंट पे आप मुझे डाउन नहीं दे सकते हैं, बाकी पॉइंट हम लोग सुन सकते हैं लेकिन ये पॉइंट हम लोग अभी इन 12th पास कर गए ये नहीं पता है। 12th में तो था ना, तो सर 12th में ठीक से अगर होता तो फिर अभी हम लोग क्यों इतना झेलते रहते। 5% भी आप लोग नहीं झेले हैं। कभी आराम से कैरियर बना लीजिएगा तब शेयर करेंगे एक्सपीरियंस कि हम लोग कितना झेले हैं। कुछ भी नहीं झेले भाई, ये जब फाइट कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जब अच्छे जगह पर पहुंच जाएगा तो याद करके बहुत अंदर से खुश हो जाएगा। और दूसरे बोलिएगा हम लोग मेहनत करते थे, झालूबाड़ी से कैटलिस्ट में जाते थे पढ़ने के लिए, तुम लोग इतना कर नहीं पाते हो। दूसरे को यही बात बोल बोल के डांटते रहिएगा। लेकिन अभी बायोलॉजी पे पूरा कमांड कीजिए, बायो अच्छा हो जाएगा, इस बार निकल जाइएगा। और टाइम मिल रहा है तो अच्छा बात है हम लोग के लिए। एक बार सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैंने कैलकुलेट करवाया ना 10 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, और 3 महीना रहेगा, एक चैप्टर पर 10 दिन टाइम दे देंगे। 7 डेज एक चैप्टर के लिए तो 1 वीक तो काफ़ी है, तो हो जाएगा रिवीजन। मैथमेटिक्स छोटा सा मैथमेटिक्स है। चलिए एनीवे यहाँ देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ये तो सॉल्वेंट है ना, तो ऑब्वियसली एक्सेस अमाउंट में रहेगा। तो ये भी क्या है एक्चुअल में, इसका आरडीएस में वाटर भी रहता है, सुक्रोज भी रहता है। और इसका आरडीएस में, तो आरडीएस बोल रहे हैं तो एलिमेंट्री स्टेप रहेगा। कौन सा स्टेप रहेगा एलिमेंट्री। वाटर भी रहता है, सुक्रोज भी रहता है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में 1 होना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट स्यूडो ए सेकेंड रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, मिलता क्या है ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज।
गया? हो गया ना? एक काम कीजिए, एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। देखिए स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के, पहले बात तो है कि t इक्वल टू 0 पे दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है और ये भी बोला हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट 1 है। इसका मतलब थर्ड केस का बात हो गया। लेकिन इसको आप अप्रॉक्सीमेटली, ये जो हम लोग यहाँ से जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिए हैं वो क्या एग्जैक्ट रिजल्ट देगा या अप्रॉक्सीमेट? अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देगा। a माइनस बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ए माने हैं। क्या माने हैं? a माइनस बी ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? ए माने हैं। तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है ना। तो यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं ऐसा। अरे वैसा मान के काम करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर मानिएगा? अगर आप इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो सर ऐसा क्यों? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए का 50 टाइम ज़्यादा है। हालांकि 50 बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अगर 100 टाइम्स 200 टाइम्स 500 तक थोड़ा और भी अच्छा रहता, बट फिर भी इसको अप्रॉक्सीमेटली बना सकते हैं। तो उस टाइम पे के का वैल्यू, के डैश का वैल्यू क्या लीजिएगा? के डैश का वैल्यू क्या था? के इंटू ए ना, के इंटू ए। और के कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हो गया 30 इंटू 10 पावर -3। ठीक है ना। और तब के डैश टी इक्वल टू 2.303 लॉग, क्या लिखें? अब जब फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो इनिशियल कॉन्स्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता, फ्रैक्शन से सिर्फ मतलब है, राइट। तो क्या कितना हो जाएगा? टी यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 2.03 बाई के डैश इंटू कितना? लॉग 1/0.2। और 1/0.2 मतलब कितना? log 5।
और log 5 का वैल्यू दिया हुआ भी है, तो यहाँ से t निकल गया। बट इस क्वेश्चन को क्या मान के आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़ा एक रहेगा कि सर ये तो अप्रोक्सीमेटली एकदम एग्जैक्ट बनाते हैं, पता है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट बनाते तो एग्जैक्ट इक्वेशन लिखिए। क्या रहेगा इक्वेशन? 2.33 a माइनस बी लॉग b बाई a माइनस एक्स और डिवाइड बाई b माइनस एक्स। लेकिन एक मिनट रुकिए, अब यहाँ पे जो टाइम निकालने के लिए बोला गया है उसमें कितना परसेंट? ये फर्स्ट मेथड सॉल्व हो गया स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया? ये सेकेंड मेथड में 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो 80% कंप्लीट होने का मतलब एक्स का वैल्यू कितना? रिएक्शन देखिए, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में एक्स यहाँ पे, ये बहुत बड़ा बात है, राइट? 5 का 80% थोड़े ले लीजिएगा, 5 का 80% लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब b है 0.1 में से 4 जाएगा, तो अब यहाँ पे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? जहाँ पे एक्सेस और लिमिटेड रहता है तो पूरा रिएक्शन को किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होना पड़ता है? तो ये उस टाइप के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज रहता है 80% कंप्लीटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस अमाउंट या विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, एकदम माइंड ओपन रखना है, ओके? तो पता चला कि एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं और 5 का 80% ले लिए, अब बाद में कन्फ्यूज हो रहे हैं, ये तो निगेटिव आ गया। हाँ, यहाँ पे लॉग के अंदर तो निगेटिव होता नहीं था, मैथमेटिक्स फिर इंटीग्रेशन पहुँच गए और फिर क्वेश्चन छोड़ कर आ गए, समझ गए? चलिए, फाइव माइनस 0.1 लॉग 0.1/5 और 5 माइनस 0.1 का 80% कितना होता है? कैलकुलेट, यहाँ से t निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे जो के पुट करेंगे वो कौन सा के? सेकेंड ऑर्डर का के, क्योंकि ये इक्वेशन किसका यूज कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ से जो आंसर मिलेगा एग्जैक्ट मिलेगा, बट एग्जाम में कैसे कीजिएगा? 50 टाइम्स 100 टाइम्स रहेगा तो आप अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से काम चला सकते हैं। एग्री? क्वेश्चन बना रहे हैं भाई तो यहाँ से कुछ सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए? कि इस टाइप का क्वेश्चन में जिसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो 50 टाइम्स भी अगर रहता है तो हम लोग वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली काम कर सकते हैं। तो किसमें कन्वर्ट करके? बोलते ही नहीं हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर में। किसमें? सीडो फर्स्ट ऑर्डर में। चलिए, बहुत स्मार्टली क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ठीक है। हेमाश्री ज्वाइन किए हुए हैं? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना। एक मिनट रुकिए, बहुत स्मार्टली काम कर लेते हैं, आप लोग का लाइफ आसान थोड़ा करते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर कर देते हैं। कौन सा ऑर्डर? तो पहले टी हाफ निकाल लेंगे और 71st, अगर सीडो फर्स्ट ऑर्डर मान लिए मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है तो 75% का मतलब 2 हाफ लाइफ। कितना हाफ लाइफ? तो एक किसका हाफ लाइफ? सीडो फर्स्ट ऑर्डर का। तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू क्या इतना लिख सकते हैं? 2 हाफ लाइफ, और ये हो जाएगा 0.693 और डिवाइड बाई के का वैल्यू कितना? 3 ×
केडास वैल्यू ए था ना, आई इंटू 2, मैं एक ही लाइन में कर दिया। आप समझे मैंने क्या किया? नहीं समझे? इंटू 2 क्यों हो गया? ये है टी हाफ, क्या है, लेकिन 75% कंप्लीशन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर में सी नोट से सी नोट बाई 2 1 हाफ लाइफ, और सी नोट बाई से सी नोट बाई 4 कितना, अगेन टी हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से आने का मतलब कितना परसेंट कंप्लीटेड, 75%, तो कितना हाफ लाइफ 2, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम में तो ऐसे ही करते हैं लोग, स्टेप को स्केप करते हैं, राइट, बट इतना भी स्केप नहीं करना है कि मैंने बात छोड़ दी है और के लिख दिया, यहाँ पे केडस लिखना था। चलिए देखिए तो आंसर आता है। तैयारी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी मत कीजिए, घर पे भी पढ़ते हैं तो अच्छा बन गया, ऐसे एक अंदर से हैप्पीनेस होना पड़ेगा। ये सब जेई का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मेरे साथ बना रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आता है, देखिए तो कैलकुलेट करके। कुछ लोग छोड़ देते हैं मेरे भरोसे, सर कैलकुलेट कर लेंगे। आप कम इसको तो चेक कीजिए, मैं कॉन्सेप्चुअली यहाँ तक आ गया। नहीं, बाकी लोग अभी ऑन द वे हैं, जैसे रिमली सुल्तान अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किए हैं। ऐसे करेंगे कैलकुलेट, इसको ऊपर भेज देंगे, नहीं तो 69.3 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, और 69.3 इंटू 1 कितना, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी तो 0.66 कर दीजिए। कैलकुलेशन तो फास्ट, एक ही बात है, मतलब करना यही है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स है, मैं इनको सिखा रहा हूँ कि इसको फास्टली कर सकते थे, राइट। मतलब इसको 3 से डिवाइड, अब कैसे भी कीजिए सबका कल, लेकिन मेरा कहने का सेंस है फास्ट करना है। और एक नहीं, कुछ बच्चे सोचते हैं बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन, ये तैयारी का फेज है, साथ में करेंगे कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा आप लोग स्लो केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बायो में नहीं है, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्लो हैं, यकीन कीजिए। इसको फास्ट करना है, इसके वजह से आपका स्पीड कम हो जाएगा, तो बनने वाला क्वेश्चन भी छूट जाता है। अरे तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में 45 में से कितना क्वेश्चन में ऐसा आपको मिलेगा, हार्डली 15, 45 में से 15 से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री तो यहाँ आएगा। तो हम लोग ये सोच कर डरे रहते हैं इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भाई कुछ ही में करना पड़ेगा, बाकी में तो ऑर्गेनिक में क्या कैलकुलेशन है, इनऑर्गेनिक में तो सबसे कम, और केमिकल बॉन्डिंग में क्या कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। बायो में कैलकुलेशन है, नहीं है। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 3 बना के ख़त्म कीजिए आज के क्लास को। ना ना, एक्चुअली हम लोग थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली ले लिए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। एग्ज़ाम में ये नहीं था, अगर ऐसा डिफरेंस रहेगा तो एग्जैक्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने दोनों मेथड कर दिया था। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली लेने के लिए थोड़ा सा 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स रहता था, लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर कुछ और है, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो ऑप्शन मैच कर गया। क्या करेंगे, अब मैं तो क्वेश्चन सेट किया नहीं, मैं कहीं से उठाया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है इथेनॉल सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट बोलते तो एक्सेस अमाउंट में रहेगा, तो दिस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर। और किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, अनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट में, एग्री। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन कवर किए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी
एंड आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तब हार्डली 2 और 3 क्लास में, मतलब 2 और 3 क्लास में बोल रहा हूँ 1 ओवरऑल क्लास। ठीक है, ऐसे तो 2 क्लास ही काफ़ी है इसके बाद, बट अभी जो क्लास लेते हैं सेकंड क्लास थोड़ा कम हो जाता है मेरा, तो बोलते बोलते टायर्ड हो जाता है ना। 9 बजे से लगे रहते हैं आप लोग को डांटते हुए, बोलते हुए, पढ़ाते हुए, और 1 मिनट भी रेस्ट नहीं है। इवन कि बाहर निकलते भी हैं तो 10 काम रहता है, उसमें एक काम बस 2 मिनट खुद के लिए निकालता हूँ, 2 से 3 मिनट खाना खाने के लिए, बस इतना ही है। तो ये हो गया एकदम फुल टाइम। 8:30 में आकर आपके लिए लग जाना है। चलिए, और आप लोग भी लग जाते हैं, मतलब क्लास करने के लिए तो घर से निकलते ही हैं टाइम से।